देश के सबसे बड़े केस में से एक केस हो गया है अब कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा का। उन्होंने बयान दिया और आसाम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने उन पर केस लगा दिया। तमाम तरह की बातें कही गई कि वो बच जाएंगे, कि वो जेल जाएंगे, कि वो तेलंगाना से ले लेंगे, तेलंगाना हाई कोर्ट से उन्हें एंटीसिपेटरी बेल मिल गई है, क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट में अब आ गया आज आदेश। कुल मिला के जो मेरी समझ में आया, हालांकि वकील साहब बेहतर बताएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि पवन खेड़ा के जेल में, आसाम की जेल में जाने की संभावना काफ़ी हद तक है, पूरी है ऐसा मैं नहीं कहता। हमारे साथ वकील साहब सूरज कुमार झा जी हैं, जो क्राइम के ऐसे और पॉलिटिकल ख़ास तौर से मामलों के बेहद जानकार हैं, बेहतर तरीके से हमें उसको एक्सप्लेन करते रहें। स्वागत है झा साहब आपका। ये जो मामला है पवन खेड़ा का, सबसे पहले आज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश क्या दिया वो बताइए, और अब आपके पास पूरा चिट्ठा आ गया है, धाराएं आ गई हैं, तो मैं ये समझना चाहूँगा कौन सी धारा उसमें 7 साल से ज़्यादा की है, कौन सी अब सेशन ट्रायल है, क्या इस सेशन में जाएगा, क्या सीजीएम के जाएगा, पहले अगर सीजीएम के जाना है तो जेल जाना तय है, बिल्कुल। क्या सेम डे हियरिंग की संभावना, मतलब तमाम चीज़ें हैं। बिल्कुल। पहले तो आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने आज कोर्ट नंबर 3 में जस्टिस जेके माहेश्वरी, ऑनरेबल जस्टिस जेके माहेश्वरी, जस्टिस एएस चंदूरकर के बेंच में सुप्रीम कोर्ट के में डॉक्टर अभिषेक मनु सिंह भी पवन खेड़ा की तरफ से एक स्पेशल आईए फाइल किए थे। उनकी अर्जेंट बेंचनिंग इस बात पे थी कि उनको 2 मंगलवार तक का टाइम दे दिया जाए, वहाँ पे जो असम में आप बेल फाइल करें, ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बिल। अब मैं समझा दूं, तेलंगाना गवर्नमेंट में तेलंगाना हाईकोर्ट की तरफ से जो मिला हुआ था, पहली बात। दूसरी बात यह है कि तेलंगाना हाईकोर्ट के ऑर्डर पे भी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया है। उन्होंने यह कहा कि आप असम में अब जा सकते हैं, बेल लगा सकते हैं। उस ऑर्डर को सिर्फ इतना स्टे किया है कि असम में जाके बेल लगा सकते हैं। रास्ते में तो पुलिस नहीं पकड़ लेगी? बिल्कुल पकड़ सकती है आपको। कोई दूसरी बात यह है कि जाएंगे तो बिल्कुल पकड़ सकती है। और एंटीसिपेटरी बेल में होता ही यही है कि आप छुप के जाना होगा। एंटीसिपेटरी बेल में ये होता है कि नो कोर्सिव एक्शन, अगर जज साहब कहते हैं कि नो कोर्सिव एक्शन शैल बी टेकन अगेंस्ट द ऑर्डर टिल फर्दर हियरिंग और टिल ऑर्डर, तब तक तो आपको बचे रहते हैं। अदरवाइज अगर वो ऑर्डर आपका नहीं है तो आपको, अगर पुलिस वाले उठा लिया या इन्वेस्टिंग एजेंसी उठा ली, तो आपका एंटीसिपेटरी बेल इनफेक्चुअस हो जाएगा। अब आ जाते हैं पवन खेड़ा के उस मैटर पे। पवन खेड़ा के ऊपर जो है असम के गुवाहाटी के क्राइम ब्रांच में एक एफआईआर दर्ज होती है, धारा 175 और हाँ बिल्कुल 175, 35, 36, 318 चीटिंग के, 338 फॉर्जरी वॉल्यूबल सिक्योरिटी, 337 फॉर्जरी पर रिकॉर्ड ऑफ कोर्ट पब्लिक रजिस्टर्ड, 340 फॉर्ज डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड यूजिंग एट जेन्युइन, 352 इंटेंशनल इंसल्ट प्रोवोक ब्रीच और 356 डिफॉर्मेशन। इन धाराओं में हो गई है, धाराओं में इनकी लगी है। इन्होंने, अब मैं बता दूं इस केस का ब्रीफ फैक्ट, तेलंगाना में उनकी अपील वो हुई थी। इसमें तुषार मेहता साहब उस तेलंगाना हाई कोर्ट के जुडिक्शनल इशू को उठाया था कि आपके पास जुडिक्शन ही नहीं, क्योंकि इसमें जब उन्होंने बेल फाइल की थी, उसमें बेल में पहला जो बेल एप्लीकेशन में आधार कार्ड अपने फ्रंट का अपना लगा दिया था और पीछे का पत्नी का लगा दिया था, ताकि आप वहाँ दिखा दें, एड्रेस दिखा दें। तो फिर तुषार मेहता साहब ने इनको ऑब्जेक्शन किया कि उन्होंने बेल ऑर्डर में भी फैब्रिकेट किया सारी चीज़ों को। तो इस पर डॉक्टर सिंघवी का कहना था कि नहीं, ये हड़बड़ाहट में की गई सारी चीज़ें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम बेल, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज उनको राहत देने से साफ साफ मना कर दिया। यहाँ पे मैटर आता है 2024 का एक जजमेंट है, प्रिया इंदौरिया वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। ऑनरेबल जस्टिस बीवी नागरत्ना मैडम का जजमेंट है। इसमें यह कहते हैं कि कभी भी कोई भी एफआईआर अगर किसी और प्रदेश में आपके खिलाफ हो जाता है, तो वहाँ पे आप जाकर के अपने कंसर्न जो सेशन कोर्ट है और या फिर कंसर्न हाई कोर्ट में, वहाँ पे ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल का जो है प्रोविजन आप उन्होंने लागू किया कि आप कर सकते हैं। वो सिर्फ एक लिमिटेड पर्पस के लिए होता है कि 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, और फिर आपको जहाँ पे एफआईआर हुई है वहाँ जा करके आपको परमानेंट एंटीसिपेटरी बेल लेनी पड़ती है। अब इस केस में भी उन्होंने यही हुआ था, तेलंगाना में लिए थे। पैरा नंबर 94 और 95 को बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में आज जस्टिस माहेश्वरी ने साफ कहा कि 94 का तो आपने कंप्लायंस किया, 95 में ये लिखा है कि आपको पहले प्रूफ करना पड़ेगा कि आपका वहाँ पे कुछ लोकस है, क्योंकि भारत में 25 हाई कोर्ट हैं, हर जगह आप नहीं जा सकते। तो पहले आप तो अपने एड्रेस दिखाइए। एड्रेस में इनका, दर्शकों को एक और बता दूं, क्योंकि आपकी टेक्निकल भाषा है, शायद अब मैं अगर सही ना बोलूं तो मुझे सही करिएगा, कि आप अगर किसी और प्रदेश में जहां से ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल लेते हैं तो वहाँ पे आपको अपना एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा। बिल्कुल देना पड़ेगा। और यही इस केस में भी हुआ था कि इन्होंने फ्रंट आधार कार्ड का फ्रंट पेज अपना दे दिया था और बैक पेज आधार कार्ड में चूंकि उनकी पत्नी का एड्रेस वहाँ का है वहाँ डाल दिया। कोर्ट में ऐसा था, एक मुकदमा तो यही हो जाएगा। बिल्कुल पब्लिक रिकॉर्ड के साथ आज तुषार मेहता साहब यही कह रहे थे कि आपने तो आप ऑन रिकॉर्ड बेल में, क्योंकि बेल में जब आप बेल फाइल करते हैं तो एफिडेविट देते हैं, एफिडेविट में लिखते हैं कि हमारे बेल के ऊपर दिए गए सारे फैक्ट्स हमारी नज़र में कंसील है, मतलब किसी भी बिना कंसीलमेंट का है और सारा बोनाफाइड है और हम पूरे उससे देते हैं हमारी जानकारी। वकील साहब को जो दे रहे हैं वो हम
हम सही दे रहे हैं। कोर्ट में जो आप दे रहे हैं सारा कुछ डॉक्यूमेंट अंडरटेकिंग लेते हैं इस बात का, एफिडेविट पर अंडरटेकिंग होती है कि हम जो दे रहे हैं सारी इन्फॉर्मेशन मेरे नज़र में, मतलब जो देता है एप्लीकेंट, यानी एप्लीकेंट यहाँ पे पवन खेड़ा है, ठीक। तो स्टेट आसाम के एडवोकेट जनरल यहाँ अपीयर हुए और उन्होंने इस तेलंगाना हाईकोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया, वहाँ पे स्टे भी हुआ उस ऑर्डर का। आज उनके एक्सटेंशन मीनिंग्स बना हो गया। प्रिया इंदौरिया का जो जजमेंट मैं बता रहा हूँ, उस जजमेंट का लाभ इनको इसलिए नहीं मिल पाएगा क्योंकि तेलंगाना में इनका पर्टिकुलर, इनका पवन खेड़ा का, क्योंकि अभियुक्त यहाँ पे है, इनकी पत्नी नहीं है। पत्नी होती तो फिर पत्नी बच सकती थी, क्योंकि पत्नी का आधार कार्ड का एड्रेस वहाँ का है, इनका एड्रेस वहाँ का नहीं है। बड़ा सवाल यही उठा जुरिडिक्शनल का कि आपका जुरिडिक्शन कहाँ कैसे बन सकता है, आपका दिल्ली होगा। आप दिल्ली हाईकोर्ट आ सकते थे, लेकिन ये बार बार भाग रहे हैं, कभी यहाँ जा रहे वहाँ जा रहे हैं। असम की तरफ से जो एडवोकेट जनरल हुए वो यही कह रहे हैं कि इनकी पुलिस अगर कर्नाटक केरल पहुंचेगी तो फिर ये केरला में लगा देंगे, इसीलिए इनको दिया जाए। और मीनवाइल जो धाराएं, गंभीर धाराएं लगी हैं सरकारी दस्तावेजों को छेड़छाड़ करने, मुझे लगता है कि असम में इनकी बेल सेशन कोर्ट में इनको लगाना पड़ेगा, गुवाहाटी सेशन कोर्ट में। और जो प्रेमा फेसा जो धाराएं बनती हैं, गुवाहाटी सेशन कोर्ट बेल देगा, इस पर मुझे थोड़ा संदेह है। इनको गुवाहाटी हाईकोर्ट जाना पड़ेगा, और हाईकोर्ट अगर नहीं देता है, मीनवाइल ये अरेस्ट हो जाते हैं। अभी इनको कोनो कोर्स ऑफ एक्शन भी नहीं है, तो इनको फिर कस्टडी होगी, फिर इनकी रेगुलर बेल करानी पड़ेगी। ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल आज अभी इनको मिली ही नहीं। मैं इस बात को और खोलता हूँ जी। जैसे पवन खेड़ा एक आम आदमी होता और ये धाराएं लगी होती तो वो वहाँ के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या जाता, सिस्टम ये होता। क्योंकि आप बता रहे हो कि इसमें सेशन ट्रायल की धाराएं हैं, तो जाहिर सी बात वहाँ तो उसकी जमानत होती नहीं। हाँ, नहीं, इसमें एक चीज़ समझा दूँ आपके दर्शकों को और आपको भी कि इसमें सेशन चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या सेशन कोर्ट का नहीं है, कोई भी धारा है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई नॉन अवेलेबल सेक्शन जो है 40 साल की सजा, 5 साल की सजा, 10 साल की सजा, कोई भी धारा जो एमएम ट्रायल भी है, सीजीएम की ट्रायल भी है, लेकिन चूंकि नॉन अवेलेबल है, उसमें आपकी गिरफ्तारी हो सकती है, तो आपको एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए सेशन कोर्ट है। क्योंकि एंटीसिपेटरी जो है 482 वो ये बताता है एंटीसिपेटरी सिर्फ सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट में होती है। अगर वहाँ दोनों से नहीं होती तो फिर आपको 136 में सुप्रीम कोर्ट आना पड़ेगा। अगर एंटीसिपेटरी के चक्कर में ना पड़ के सीधी रेगुलर बेल लेते, तो रेगुलर बेल के लिए इनको कस्टडी करना पड़ेगा, कस्टडी में जाना पड़ेगा। और फिर एक तरीका और बीच का रास्ता मैं आपके दर्शकों को बता दूं, कस्टडी में ये होता है, एक्चुअल कस्टडी ये होती है कि एक तो आपको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, तो फिर आप रेगुलर जेल में अदालत में हाजिर। हाँ बिल्कुल, हाँ, बेल कम सरेंडर उसको बोलते हैं। बेल कम उसी सेम डे में आप सरेंडर करें, सेम डे में आप बेल एप्लीकेशन फाइल कर दीजिए, तब आपको सीजीएम दे सकता है ग्रांट। लेकिन फिर भी उसके लिए कारण क्या है, अगर बेल कम सरेंडर लगाते हैं और जज साहब ने रिमांड आपको जुडिशियल कस्टडी कर दिया, तो फिर आप वहीं से जेल चले जाएंगे। वो आपकी एप्लीकेशन अलाउ होगी नहीं होगी। एंटीसिपेटरी बेल, बिल्कुल एंटीसिपेटरी पूर्ण सुरक्षा देता है, और बेल कम सरेंडर में जज का डिस्क्रिप्शन होता है और ऑफेंस की ग्रेविटी देखी जाती है कि कौन सी ऑफेंस है, क्या है। रेगुलर बेल में इन धाराओं में इन्हें सीजीएम के ही जाना होगा। बिल्कुल, इन धाराओं में बिल्कुल आपने सही कहा, सीजीएम के रेगुलर बेल अगर जाती है, अगर इनकी कस्टडी हो जाती है, इन केस अगर बीच में इतना ही बड़ी धारा हो तो सीजीएम के ही जाएगा। बिल्कुल सीजीएम के यहाँ जाएंगे। सीजीएम देने को मर्डर केस में भी सीजीएम दे सकते हैं, सीजीएम इनको रिजेक्ट कर देगा। जो अभी प्रेमा फेसा दिख रहा है, प्रैक्टिस जो है वो ये है कि सीजीएम आमतौर पे पहले सीजीएम देते नहीं है। मैं बताऊं, धाराएं मर्डर केस तक सीजीएम दे सकते हैं, सीजीएम के पास पावर बेल का बहुत सारा है। लॉ ऑफ सीआरपीसी जो शेड्यूल 1 है वो साफ साफ कहता है कि सीजीएम किसी भी ऑफेंस में बेल दे सकता है। बेल देने के लिए जनरली इसलिए नहीं देते, जज पे बायस होने का आरोप लगता है कि भाई किसी पार्टी लेंगे। अभी देखिए, जैसे दिल्ली में कांता शर्मा मैडम के ऊपर आरोप लग रहा है केजरीवाल वाले मैटर में, उन्होंने कह दिया कि आप चूंकि अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम गए, इसलिए हमें आपसे न्याय की उम्मीद कम है, इसलिए आप मुझे जज रेक्यूजल का एप्लीकेशन होने लगा दिया। ऐसे हो सकता है जज पे किसी तरह का आरोप लगे, इसलिए उस आरोप से बचने के लिए लोग देते नहीं है बेल। बोलते ठीक है आप ऊपर के कोर्ट से ले लो, फिर आप सत्र न्यायालय जाते, सेशन कोर्ट, वहां से नहीं मिलती तो हाई कोर्ट से मिलती, फिर सुप्रीम कोर्ट। 4 तरह के लेयर है। इतने बड़े वकील हैं, बहुत बड़े वकील हैं, तो मेरे दिमाग में आता है कि छोटा सा आदमी कोई जाता है तो सीजीएम क्या जाएगा, तो बाय प्रैक्टिस आप कह रहे हो आमतौर पे उसकी रिजेक्ट होगी, और सेम डे हियरिंग के लिए भी उसे हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। अगर पहले से ले चुका है वो, बिल्कुल, अगर सेम डे हियरिंग का आदेश नहीं है उसके पास, तो वो वहीं से कस्टडी में जेल चला जाएगा। या ऐसा भी हो सकता है कि सीजीएम क्या परमानेंट उसके लिए नॉर्मल, क्या बोला था आपने, नॉर्मल बेल के लिए जाए, बेल कम सरेंडर के लिए जाए, तो सेम डे हियरिंग का आदेश वहाँ कौन देता है? क्या सीजीएम भी दे सकते हैं? बिल्कुल, बेल कम सरेंडर के एप्लीकेशन जब भी आप लगाएंगे तो आप सीजीएम कोर्ट में लगाएंगे। सीजीएम कोर्ट में सेम डे में आप लगा देंगे कि भाई हम सरेंडर कर रहे हैं, और साथ ही साथ मेरा उसी एप्लीकेशन के अंदर ही रहता है कि चूंकि मैं इस ऑफेंस में यहाँ से रिजेक्ट होती है तो फिर मैं सेशन। लेकिन यहाँ पे एक टेक्निकल बात है कि अगर सेशन को सीजीएम ने रिजेक्ट कर दिया आपकी, तो आप वहीं से कस्टडी में ले लिए जाएंगे। दिक्कत ये है, फिर आपको वहीं से आपको रिमांड पेपर बना करके आपको जेल भेजा जाता है। इन सब चीजों का तो ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल है, इस तोड़ का जो है एंटीसिपेटरी बेल है। लेकिन एंटीसिपेटरी अब इसमें ट्रांजिट वर्ड इसलिए जुड़ गया कि ऑफेंस गुवाहाटी में हुआ और आपको बेल भी लेना पड़ेगा गुवाहाटी में। तो जो मैं आपको बता रहा था प्रिया इंदौरिया वाला जजमेंट, वो पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने ऑनरेबल जस्टिस बीबी नागरत्ना ने बताया कि ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल भी भारत में प्रिवेल करेगा, कि यानी ऑफेंस कहीं हुआ और आप कहीं और रह रहे हैं, आपका पता कहीं और है, तो आप अपने जिला न्यायालय में सर्टेन पीरियड के लिए आप ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हैं। फिर आपको उस अदालत में जहां पे ऑफेंस हुआ है वहां भी लेना आदमी की तरह सोच रहा हूँ, आप तो वकील हो जी जी, तो ये समझ में आया कि ये गुवाहाटी हाई कोर्ट जाएंगे ताकि इन्हें एंटीसिपेटरी बेल मिल जाए,
उसके बाद रेगुलर बेल के लिए ये नहीं अब वही बता रहा हूँ, गुवाहाटी हाई कोर्ट नहीं जाएंगे, अभी ये गुवाहाटी सेशन कोर्ट जाएंगे। गुवाहाटी सेशन कोर्ट जाएंगे क्योंकि इसमें भी इसमें एक झोल है। मंजीत सिंह का जजमेंट ये कहता है कि हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, लेकिन मंजीत सिंह का जजमेंट एक दूसरा पैरा ये भी कहता है कि आपको पहले सेशन कोर्ट जाना चाहिए। जब आपके पास अल्टरनेटिव रेमेडी हो और कंकरेंट जुरिडिक्शन हो तो पहले आप सेशन कोर्ट जाइए। गुवाहाटी सेशन कोर्ट जाएंगे, वहाँ बेल नहीं मिलेगी तो फिर हाई कोर्ट जाएंगे, तो वहाँ से नहीं गिरफ्तार हो जाएंगे। बिल्कुल। इस बीच में अगर आपको कोई नो कोर्सिव का कोई नहीं है, आपका प्रोटेक्शन, कोई एंट्री प्रोटेक्शन नहीं मिला हुआ है, तो आप पुलिस वाले की कोर्ट जाते रास्ते में भी गिरफ्तार कर लिए। उनको सिर्फ इतना कहना है कोर्ट में जाके कि जनाब इनकी हमने अरेस्ट कर लिया, तो ये अब एंटीसिपेटरी बेल इनफेक्चुअस हो गई, खत्म। अब आप एक सवाल रह गया था, जैसे पवन खेड़ा एंटीसिपेटरी बेल के लिए सेशन कोर्ट जाते हैं, जी जाते हैं, और वहाँ पे इनको एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती है, दैट्स बहुत बढ़िया बात है। अगर नहीं मिलती है तो वहाँ से कस्टडी में लिए जाएंगे या नहीं? नहीं लिए जाएंगे। कारण बता दे रहा हूँ, एंटीसिपेटरी बेल में दिल्ली से लेकर, चूंकि मेरा दिल्ली का भी रहता है, बाहर का भी जानता हूं, वहाँ से अदालत में बाहर जाने का नहीं, उसमें आपका जब भी एंटीसिपेटरी बेल लेते हैं तो जनरली जो एक्यूज होता है, जो अप्लीकांट होता है, जिसने एंटीसिपेटरी बेल फाइल की, वो कोर्ट के अंदर नहीं रहता। उसको पता है कि अगर नहीं हुआ तो पुलिस वाले यहीं से उठा लेंगे, तो खाली एडवोकेट के थ्रू ही होता है, उसमें एडवोकेट के थ्रू होता है। और जब आप रेगुलर बेल में तो आप तो चूंकि जेल में है, तो आपका तो एडवोकेट वैसे भी रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए ये नहीं जाएंगे। उनको पता है कि पुलिस अदालत के ठीक कोर्ट रूम के बाहर ही खड़ी इंतजार कर रही है, इसलिए कई बार होता है इधर बेल होता है और एक्यूज रहता है, तो पुलिस आईओ कहते हैं चलो वकील साहब आप बहुत सॉरी आप आ जाओ भाई कस्टडी। हाँ बिल्कुल, वो ले सकता है, कानून में कोई रोक नहीं है। अगर वो कोर्ट रूम के बाहर आपको गिरफ्तार कर ले, आप उसको कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो लॉफुली गिरफ्तार कर रहे हैं। वहीं से गिरफ्तार करेगा, वहीं नीचे जाके एमएम के यहाँ आपको पेश कर देगा, जनाब हमने इसमें एफआईआर कर लिया, ये इनकी रिमांड पेपर बनाई, इनको जेल भेजा जाए। तो इसलिए यहाँ अगर यहाँ नहीं होती है तो फिर ये हाईकोर्ट जाएंगे, हाईकोर्ट में इनको मिलती है तो ठीक, अदरवाइज बहुत कठिन है डगर पनघट की। अभी पवन खेड़ा जी के लिए, जो अभी कानून के छात्र होने के नाते, या इस जो मुझे समझ है प्रिया अंदोरिया का जजमेंट या जो ऑफेंस लगा, इनको गुवाहाटी सेशन कोर्ट में बेल मिल जाए, मुश्किल है। हाई कोर्ट इनको मूव करना ही पड़ेगा। हाई कोर्ट में फिर तो उनके पास सिंघवी साहब से जो बड़े बड़े वकील यहाँ हैं, सुप्रीम कोर्ट भी वो आ सकते हैं, डिपेंड करता है। मुझे हाई कोर्ट से उम्मीद है कि उनको हाई कोर्ट भले मिल जाए, सेशन कोर्ट इसमें बेल अभी एक्सरसाइज नहीं करेगा। इन्हें छुपना पड़ेगा, वकील साहब को भेजना पड़ेगा, और पूरे सेशन से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जहाँ जहाँ आएंगे इनको हर जगह छुप के रहना पड़ेगा। अभी सिर्फ साइन करने के लिए, ओथ करने के लिए कोई एंटीसिपेटरी में एक और लफड़ा होता है, ओथ आपको एफिडेविट देना पड़ता है। लेकिन कांग्रेस के जैसे अभी ये थे क्या नाम इनका, चिब, जो यूथ के लीडर राष्ट्रीय, ये सीधे कोर्ट के सामने आए, बैठे, बेल हुई, सब बातें हुई। मैं भी तो वही कह रहा हूँ, ये छुपने से मैं देख रहा हूँ छुपने से छवि बहुत खराब। छुपने से छवि के साथ साथ इनके ऊपर जो एक सरकारी दस्तावेज में छेड़छाड़ का आरोप लगा है, और दूसरी बात यह है कि बेल में भी इन्होंने तेलंगाना में राहुल गांधी कह रहे हैं बब्बर से। हाँ, चिब तो जो क्या नाम है उसका, ये जो उसका पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है इनके, मल्लिकार्जुन खड़गे, नहीं, ये यूथ कांग्रेस के, वो बड़ा बढ़िया उनका काफी, अभी ये जो इन्होंने आईटी वाले में एआई समिट में जो आंदोलन किया, भारत मंडपम में, वो तो भागे नहीं, वो तो आए, बिल्कुल तो बब्बर शेर वाली बात दिखाई। देखिए, अब जो तो रेगुलर बेल करा सकते हैं सरेंडर के, लेकिन वही मैं बताया आपको, एक कंडीशन होता है, जेल डालने से नहीं डरे, जेल डाले। हाँ, अब ये पवन खेड़ा पे जो आरोप है, अगर ये जेल गए तो उनको बेल अभी थोड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि असम पुलिस हर चीज़ की तहकीकात करेगी। बड़ा सवाल यह है कि फिर वो पासपोर्ट बनाया किसने, किस का इन्वॉल्वमेंट है, तो इसमें कस्टोडियल इंट्रोगेशन का एक्सटेंड हो जाएगा, फिर ये लंबा चले जाएंगे, तो इसलिए बच रहे हैं। और वो अपना तमाम तेलंगाना से लेकर असम तक का उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी प्रयास किया, डॉक्टर सिंह भी जैसे दिग्गज वकील आए बचाने के लिए, लेकिन हुआ नहीं। जस्टिस चंद्रकर और जस्टिस माहेश्वरी ने साफ साफ कह दिया कि नहीं, हम नहीं मानते और कोई एक्सटेंड नहीं करेंगे, आपको कल पहुंचिए, परसों पहुंचिए, जाइए, हम आपको कोई एक्सटेंड नहीं करेंगे। एक चीज़ और भी हो सकती है, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, हम जिस पे बीतती है वो पवन खेड़ा ही जान रहे होंगे। मतलब ये है कि हेमंत बिस्व शर्मा जिस तरह का आक्रामक रवैया उनका है, अगर ये जेल वहाँ चले गए तो ये तो इन्हें जेल में डर भी होगा कि हमारे जेल में भी जो वो कह रहे हैं ना, पेड़ा बना देंगे। बिल्कुल, लेकिन मेरा ये मानना है कि इस जगह में इतने बड़े नेता नहीं, बिल्कुल नहीं, सुरक्षा तो दे ही जानी चाहिए, लेकिन जिस तरह का व्यवहार हेमंत बिस्व शर्मा का लग रहा है, इनको लेके आक्रामकता है, उसमें मतलब खतरा तो है। देखिए, अगर आप मुझे एज ए वकील में इस बात को अलग से सपोर्ट चाहिए होगी जेल में। एक राष्ट्र, देखिए मैं बताऊं, मनोज नरोला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 का जजमेंट है, उसमें साफ साफ सुप्रीम कोर्ट, आज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो सबरीमाला वाला जजमेंट चल रहा था, उसमें भी जस्टिस जो बीबी नागरत्न ने कुछ क्वेश्चन पूछा, तो जो राजीव धवन है, जो सीनियर एडवोकेट है, वो अपीयर की इसी जजमेंट का हवाला दे रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और सारा चीज। तो मनोज नरोला का जो जजमेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को लेकर के है कि एक राज्य के जो मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, उसको भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और अपने कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन और उसकी ऑब्लिगेशन का ध्यान रखना चाहिए। उस जजमेंट का मैं रेफर इसलिए कर रहा हूं कि एज ए सीएम होने के नाते हेमंत बिस्व शर्मा का जो बयान है वो बड़ा आपत्तिजनक है। मैं आपत्तिजनक है ना, बिल्कुल आपत्तिजनक है, धमकी भरा है। और आप ये कल
उनका बयान ये आया कि अगर मैं 4 मई को सरकार में आ जाता हूं तो 5 मई को जो है सबसे पहले मैं कमिश्नर घटाऊंगा। ये गलत है। आप एक राज्य के प्रमुख, एक संवैधानिक पद है, और आर्टिकल 164 में जो मुख्यमंत्री होता है वो संवैधानिक एक तरीके से टेक्निकल पोस्ट हुआ वो, तो आप एक राज्य के प्रमुख होने के नाते इस तरीके से व्यवहार करेंगे, बयान देंगे मीडिया में एक पुलिस कमिश्नर का, तो कहीं ना कहीं ये गलत होगा। और आपकी रूल ऑफ लॉ जो है, जो विधि का शासन है, उसके खिलाफ भी आपकी चीजें आपके खिलाफ जाएगी कि देखो आप एक राज्य के प्रमुख इस तरह के बयान दे रहे हैं। आपसे एक पूछूंगा, अगर आप पवन खेड़ा के वकील होते और वहाँ पे आपको जब लगता कि अब पवन खेड़ा नॉर्मल, जो क्या मैं नॉर्मली कह जाता हूँ उसे, रेगुलर बेल, उस पर अप्लाई कर रहा है, इनको जेल जाने की संभावना है, आप वकीलों को पता लग जाता है इसमें होगी जमानत, इसमें नहीं होगी, ठीक है ना, हो जाता है। तो आप साथ साथ जेल में सुरक्षा की भी कोई बिल्कुल बिल्कुल, हम तो साथ साथ सुरक्षा के साथ साथ हम तो ये भी करते हैं, क्रिमिनल ट्रांसफॉर्मेशन केस लगाते हैं यहाँ पे, वो आसाम की जेल में रखे ही ना, आसाम से पूरा ट्रायल भेजा जाए कहीं और, क्योंकि एक राज्य का प्रमुख ही अगर इस तरीके का बयान दे रहा है कि मैं कमिश्नर को 4 तारीख को हटा दूंगा, फिर वो उसको पेरा बना दूंगा, मार के निकाल दूंगा, जहन्नुम कर दूंगा, करते कि ट्रायल ही वहां, मैं बिल्कुल, मुझसे जैसे कुलदीप सिंह सेंगर का वो हुआ था, उन्नाव में केस हुआ, दिल्ली में ट्रायल हुआ, उस पूरे केस को मैं ट्रायल कहीं और किसी और स्टेट में कराता हूँ, क्योंकि वहां पे मुझे फेयर उम्मीद नहीं है। कारण है कि एक राज्य का मुखिया होने के नाते अगर आपका इस तरह का स्टेटमेंट है तो पूरी एजेंसी मैलिशियस काम करेगी, और एक तरीके से उसको हो सकता है कल को कस्टोडियल वायलेंस हुआ, जेल के अंदर कोई हमला होगा, कौन जिम्मेदार होगा? हर आदमी को राइट टू लाइफ, मैं किसी का पवन खेड़ा का बचाव नहीं कर रहा, लेकिन एक बात बता रहा हूँ, कानून की और इंसानियत की बात, कि कस्टोडियल वायलेशन हुआ या कहीं ना कहीं पुलिस थाने में मारे, देखिए अभी भी तमिलनाडु में 9 पुलिस वाले को सजाए मौत हुई है, जिसमें उन्होंने 1-2 बाप बेटे को मारते मारते मार दिया था, कस्टडी मार दिया था। तो ऐसा ये हो सकता है, क्योंकि राज्य के प्रमुख होने के नाते आपका दायित्व ये होना चाहिए कि आप विधि सम्मत बात करें, विधि सम्मत कार्य करें। आप ये धमकी दे रहे हैं कि पवन खेड़ा कैसे चला गया, पुलिस वाले कमिश्नर को हटाऊंगा, ये बहुत ही बचकाना और बहुत ही राजनीतिक रूप से बहुत गलत है। ठीक है, आपकी पत्नी के ऊपर उसने बयान दिया, विधि का कानून पे आपने एफआईआर कराई, कानून का अपना काम करने दीजिए, और मीडिया में इस तरह के बयान मुख्यमंत्री होने के नाते नहीं देने से बचना चाहिए। आदमी को, हर आदमी को अपने कर्तव्य और दायित्व को ध्यान में रखते हुए अपना काम करना चाहिए। बिल्कुल। तो ये आप देखिए, पवन खेड़ा यूं ही नहीं डर रहे हैं। हम लोग कई बार राजनीतिक या पत्रकार भी बहुत से लोग मजाक में कहते हैं कि पवन खेड़ा बब्बर शेर नहीं रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि जब एक प्रदेश का मुख्यमंत्री इतना आक्रामक हो, उसके बयान इतने आक्रामक हों, तमाम सरकारी मशीनरी जाहिर सी बात मुख्यमंत्री से कहीं ना कहीं प्रेरित रहती है। ये हम पश्चिम बंगाल में भी देख चुके हैं, तो जाहिर सी बात हम पश्चिम बंगाल में जब विपक्ष की नेत्री पे आरोप लगाते हैं कि प्रशासन में वो अपने मन मर्जी कर रही हैं, तो हम असम में क्यों नहीं कह सकते निष्पक्षता की बात करें? तो बहुत कठिन है पवन खेड़ा का जो केस वकील साहब ने बताया उसमें जमानत मिलना। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तुरंत वही है कि अगर उन्हें एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती है सेशन कोर्ट से तो सब कुछ चंगा, वरना फिर धीरे धीरे दिक्कत पवन खेड़ा की बहुत बढ़ेंगी। और जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री इतना एग्रेसिव हो इस मामले में, वहाँ दिक्कतें बढ़ सकती है। जैसा वकील साहब ने कहा कि अगर वो होते तो वो कहीं और ट्रायल की बात करते, उस प्रदेश में, आसाम में ट्रायल की, इस केस की बात नहीं करते। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस पूरे डिस्कशन को कैसा देखते हैं? आप क्या मानते हैं कि ये सब चीज़ें जो कानून का सही तरीके से काम होने का क्या तरीका होना चाहिए? क्या वास्तव में पवन खेड़ा खतरे में है? क्या हेमंत बिस्वा शर्मा बहुत ज़्यादा आक्रामक है? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कमेंट करके बताइएगा। कैमरा पर्सन अनिल कपूर के साथ शिवेंद्र गौ, वन इंडिया, दिल्ली। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.